एक कमरे में ससुराल वाले और मायके वाले। संध्या की शादी सागर से हो जाती है और वो बहू बनकर ससुराल चली आती है, जहां उसकी सास सुलेखा उसका गृह प्रवेश कराती हैं। आजा नई बहू, इस गरीब खाने में तेरा स्वागत है। संध्या का ससुराल एक कमरे में सिमटा हुआ था, जहां एक कोने में स्टोव रखा था तो दूसरी तरफ गंदे बर्तन और एक ओर में खाट लगी हुई थी, जिसे देखकर गरीब सुलेखा हिचकते हुए कहती है, तू भी सोच रही होगी ना संध्या बहू कि तेरे ससुराल वाले एक ही कमरे में रहते हैं। और नहीं तो क्या माँ जी, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर कब तक हम इस माचिस के डिब्बे जैसे छोटे से कमरे में रहते रहेंगे। अब तो देवर जी की भी शादी हो गई, अब तो हमें बड़ा घर ले लेना चाहिए। मेरे मायके में सिर्फ मेरे मम्मी डैडी और 2 जन होकर भी उन्होंने 2 BHK का बड़ा घर बना रखा है। माफ करना जेठानी जी, मगर घर छोटा बड़ा होने से नहीं होता। घर चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, मगर उसमें रहने वाले परिवार के बीच प्यार हो तो वो घर खुशियों भरा घर, खूबसूरत आशियाना बन जाता है। संध्या की बात उसकी ससुराल वालों का दिल जीत लेती है और संध्या बहू होने की सारी जिम्मेदारी उठा लेती है। सुबह सुबह सबसे पहले उठना और सभी के लिए चाय नाश्ता बनाना, जिसे देखकर सागर कहता है, संध्या, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी सुलझी हुई पत्नी मिली है। हमारी शादी को इतने दिन हो गए, मगर कभी भी तुमने मुझे एक कमरे के ससुराल के लिए कोई शिकायत नहीं की। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ ढल जाओगी। सागर जी, मेरा ससुराल ही अब मेरा घर है, और छोटा हो सही मगर हमारे सर पर छत तो है, वरना कितने गरीब फुटपाथ और सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। धीरे धीरे संध्या के ससुराल वाले उसके साथ घुल मिल जाते हैं, जिसे देखकर जूली मन ही मन जलने लगती है। तभी एक दिन संध्या को फोन आता है, जिससे संध्या के हाथ से फोन छूट जाता है और वो रोने लगती है। क्या बात है संध्या बहू, समधन जी फोन पर ऐसा क्या कहा कि तू फूट फूट कर रोने लगी? बाबूजी, गांव में बड़ा भूकंप आया था, सभी के घर ढह गए। अब क्या होगा? माँ, पिताजी, पूजा और पंकज कहाँ जाएंगे? अरे बहू, तू रो क्यों रही है? हम हैं ना। फिर संध्या के ससुराल वाले उसके मायके वालों को अपने पास बुला लेते हैं, जिस पर जूली चिढ़कर संध्या के मायके वालों को ताने मारती है। बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। अभी तक तो इस छोटे से कमरे में हम ससुराल वाले ही रहते थे, अब देवरानी जी के मायके वाले भी चले आए। बड़ी बहू, बोलने से पहले जरा तो सोचा कर। संध्या बहू के मायके वाले कोई खुशी से थोड़ी हमारे यहाँ रहने आए हैं। उन्होंने अपना घर खोया है, ऐसे में हम इनके काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? समधन जी, समधी जी, यहाँ बैठिए। सुलेखा संध्या के माता पिता को कमरे के कोने में लगी टूटी फूटी खटिया पर बिठा देती है। देखते ही देखते शाम ढल जाती है और फिर चिंकी कहती है, माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना बना दो। चुप कर चिंकी, वरना तुझे चाटा मारूंगी। अरे बहू, क्यों बेचारी बच्ची को डरा रही है? उसे भूख लगी है और वैसे भी खाना बनाने का वक्त हो चला है। सब्जी तो काटना शुरू कर। माँ जी, आप ही बताइए, कहाँ बैठकर काटूं सब्जी और कैसे बनाऊं खाना? कमरे की सारी जगह तो संध्या के मायके वालों ने घेर रखी है। जब से आए हैं कुल्फी की तरह कमरे में ही जम गए हैं। ये नहीं कि थोड़ी देर बाहर निकल जाए। जूली के ताने संध्या के गरीब मायके वालों के दिल पर बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं, मगर ताने सुनकर बेटी के ससुराल में रहना उनकी मजबूरी थी। तभी संध्या के छोटे भाई बहन पूजा और पंकज कमरे से उठकर बाहर बैठ जाते हैं। संध्या दीदी, मैं और पूजा बाहर बैठे हैं। इसके बाद जूली मुंह बनाकर कहती है, देखो देवरानी जी, मैंने तुम्हारे मायके वालों का ठेका नहीं लिया, इसलिए मुझसे इतने सारे आटे की रोटियां नहीं बनाई जाएंगी। कोई बात नहीं जेठानी जी, खाना मैं बना लेती हूँ। इस तरह जूली अपनी देवरानी के गरीब मायके वालों का फायदा उठाकर सारा काम संध्या पर थोप देती है और संध्या को भरी गर्मी में अकेले ही अपने गरीब मायके वालों और साथ ही ससुराल वालों का भी खाना बनाना पड़ता है। सासू माँ, ससुर जी, माँ, पिताजी, पूजा, पंकज, खाना खा लीजिए। बहू, पहले अपनी माँ और पिताजी को खाना परोस दो, हम बाद में खा लेंगे। अरे नहीं नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं है, तू अपने ससुर जी को खाना खिला दे। इसके बाद संध्या अपने ससुराल वालों को खाना परोसती है। जूली अपनी बेटी को खाना खिलाकर कहती है, चिंकी को जल्दी जल्दी खाना खिलाकर अपना रवि का और चिंटू का बिस्तर लगा लेती हूँ, वरना फिर किल्लत के साथ सोना पड़ेगा। जूली जैसे ही सोने के लिए जाती है, तभी सुलेखा कहती है, अरे जूली बहू, ये जूठे बर्तन मांज दे ताकि सोने के लिए थोड़ी और जगह बन जाए। जी माँ जी।
जूली गंदे बर्तन लेकर धोने चली जाती है और बर्तनों को पटकते हुए उन पर गुस्सा उतारती है। पता नहीं और कितने दिन इस गरीब खाने में काटना पड़ेगा। एक तो इस बिच्चम बिच्चे में बाथरूम में बर्तन धोना नहीं बनता और आज से हाथ पांव सिकोड़ कर सोना पड़ेगा। इसके बाद ससुराल वालों और मायके वालों को एक ही कमरे में सोने में बहुत सी परेशानी झेलनी पड़ती है और आधी रात को जूली संध्या के भाई बहन पूजा और पंकज को एकदम कोने में खिसका कर खुद फैल कर सो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। एक सुबह जूली कहती है, अरे पूजा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कमरे की सफाई कर दो। जब देखो बैठी रहती हो, सारा दिन पड़े पड़े थकती नहीं हो क्या? भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हो, मैं सफाई कर दूंगी। सुनो जी, कब तक अपनी बेटी के घर पर बोझ बने रहेंगे? चलो कहीं काम ढूंढने चलते हैं। ममता और गिरधर काम की तलाश में निकल जाते हैं, जहां एक जगह पर चल रही मलबे के काम में उन्हें ईंट ढोने का काम मिल जाता है। सारा दिन काम करते रात ढली वो घर आते हैं। पिताजी, माँ, कहाँ चले गए थे आप? हाँ समधी जी, आखिर आप दोनों दिन भर कहाँ थे? वो बहन जी, हम काम ढूंढने गए थे, थोड़े दिन में हम चले जाएंगे। जूली की तानों भरी बातें गरीब मायके वालों के मन में घुलती रहती हैं। ऐसे में गिरधर और ममता भरी गर्मी में खून पसीना बहाकर पाई पाई जोड़ने में जुट जाते हैं। और एक दिन जब पिंकी पंखे की हवा में बैठी होती है, तभी छत का पंखा गिरने को हो जाता है। ये देखकर गिरधर दरवाजे से दौड़ता हुआ आकर चिंकी को बचा लेता है। चिंकी डर कर गिरधर की गोद में सिमट जाती है। चिंकी मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, चाची के पिताजी ने मुझे बचा लिया। घबराओ मत जूली बिटिया, सब ठीक है। अचानक जूली की घमंडी आंखों के आगे बीते दिनों की छवि उभर आती है कि कैसे जूली ने घर आई संध्या के गरीब मजबूर माँ बाप का मजाक बनाया था। ये सोचकर जूली की आंख में पछतावे के आंसू भर आते हैं। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। घर आए मेहमान तो भगवान बराबर होते हैं और मैंने उन्हीं का अपमान किया। जाने दो बेटी, जो हो गया सो हो गया। मेरे लिए जैसी मेरी बेटी संध्या और पूजा है, वैसे ही तुम भी हो। समधी जी, समधन जी, अब हमारे गांव के हालात ठीक हो गए हैं। सरकार सभी के घर बनाने में मदद कर रही है और अब हमें भी काम मिल गया है। अब इजाजत दीजिए और ये पैसे रख लीजिए। अरे समधी जी, ऐसा मत कीजिए, आप हमारे स्वागत सत्कार की बोली ना लगाइए। समधी जी, एक बाप बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता और मैंने तो यहाँ बड़े वक्त खाया। अब मुझे इस कर्ज को चुकाने दीजिए। गिरधर का मान रखने के लिए शंकर पैसे ले लेता है और फिर गिरधर अपनी पत्नी ममता और बच्चों के साथ रामपुर लौट आता है। वहीं कुछ समय बाद शंकर के दोनों बेटे भी मेहनत करके उस एक कमरे के घर से निकलकर बड़ा घर लेकर खुशी से रहने लगते हैं। और अब जूली का स्वभाव पहले जैसा नहीं रहा, वो संध्या के जैसे ही भले स्वभाव में ढलने लगी। ममता अपनी बेटी जिया के कमरे में आती है, जहां जिया अपनी लंबी जीभ को बाहर निकालकर खाने की थाली चाट रही होती है, जिसे देखकर ममता अपनी बेटी से बोलती है, अरे पेट में क्यों नहीं रख लेती इस प्लेट को? वहाँ लड़के वाले आधे रास्ते पहुँच चुके हैं और तू अब तक तैयार भी नहीं हुई, बल्कि मजे से अपनी लंबी जीभ से चटोरी की तरह प्लेट चाट रही है। माँ, ऐसा टैलेंट हर किसी में नहीं होता। पूरे रामपुर गांव में जिया के जैसी लंबी जीभ किसी की नहीं होगी। अरे तेरी इस लंबी गज भर की जीभ के कारण अब तक घर आए सारे रिश्ते टूट गए हैं। अब क्या 36 जोड़ी चप्पल जूते घिसवाएगी? जल्दी से तैयार हो जा और खबरदार जो लड़के वालों के सामने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली तो। जिया जल्दी से तैयार होकर लड़के वालों के सामने आती है, जहां उसकी सास कविता उससे सवाल पूछती है और कहती है, अरे बहन जी, आपकी बेटी मेरे हर सवाल का जवाब सिर हिलाकर क्यों दे रही है? अरे बहन जी, वो क्या है ना, मेरी बेटी जल्दी से किसी के साथ घुल मिल नहीं पाती, कम बोलती है। ममता जिया की लंबी जीभ का राज छिपाने के लिए झूठ बोल देती है, जिसके बाद कविता अपने बेटे अनिल की शादी जिया के साथ तय कर देती है। और कुछ दिनों बाद कविता ढोल नगाड़े और शहनाई के साथ बारात लेकर आती है, जहां बड़ी ही धूमधाम से अनिल और जिया की शादी हो जाती है। बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। बेटा बहू को कमरे में ले जा, शादी ब्याह के भागदौड़ में थक गई होगी। जी माँ। कमरे में आने के बाद अनिल जिया को इम्प्रेस करने के लिए गाना गाता है। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने
सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अब तुम्हारी बारी। अब एक रोमांटिक सा गाना सुना दो। बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। अनिल जैसे ही नई बहू की लंबी सी जीप को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो जोर से चिल्लाता है, चुड़ैल, अरे अरे माँ जल्दी आओ। अरे क्या हो गया बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? दैया रे दैया, अरे नई बहू ये कैसी लंबी सी जीभ है तेरी। अच्छा तो अब समझ आया कि जिस दिन हम तुझे देखने आए थे तू अपनी जुबान क्यों नहीं खोल रही थी। अरे राजनीति खेल गई ये माँ बेटी मिलकर। खैर अब तो जो होना था वो हो गया। इस तरह कविता अपनी बहू के लंबी जीप से वाकिफ हो जाती है और थोड़े ही दिनों में जिया अपने ससुराल में ढल जाती है। एक दिन वो अपनी सास के साथ बाजार जाती है, जहां गोलगप्पे का ठेला देखकर बहू की लंबी सी जुबान बाहर आ जाती है। अरे नई बहू अपनी लंबी जुबान को लगाम लगा, यूं बीच बाजार में अपनी जीभ को बाहर क्यों निकाल रही है? जिया जल्दी से अपनी जुबान को अंदर करके कहती है, माँ जी जब तक मैं गोलगप्पे नहीं खाऊंगी मेरी लंबी जीभ ऐसे ही बाहर आती रहेगी। नई बहू की फरमाइश पर सास उसे गोलगप्पे खिला देती है। उस दिन के बाद से जब कभी घर की गली से गोलगप्पे या कोई भी खाने पीने का ठेला गुजरता तो जिया अपनी सास से इन्हें खरीदने की जिद किया करती। गोलगप्पे, बर्गर, टिक्की, आओ आओ। माँ जी मुझे टिक्की खाना है, खरीद दीजिए। बस नई बहू, तेरी सास के पास इतने पैसे नहीं जो हरदम तेरी फरमाइश पूरी करने में खर्चती रहे, समझी? इसीलिए अपनी चटोरी लंबी जीभ को लगाम लगा। अरे मेरा बेटा धूप में खून पसीना बहाकर कमाता है, इतनी महंगाई में आटे दाल का भाव बढ़ता जा रहा है, ऊपर से तेरी लंबी चटोरी जीभ को चाट पापड़ी का चस्का चढ़ा रहता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन कुछ लोग अनिल को घर लेकर आते हैं। राम भरोसे क्या हुआ है मेरे अनिल को? अरे कविता चाची, आज कारखाने में स्टील उठाते वक्त अचानक से इसे खून की उल्टी हुई और ये बेहोश हो गया। डॉक्टर ने बताया है कि इसे कैंसर है। अनिल की बीमारी के कारण जिया और कविता गरीबी में दिन काटने को मजबूर हो जाते हैं। तभी एक दिन मंदा कविता को टोकती है, कैसी हो कविता बहन, तुम्हारे बेटे की बीमारी की बात पता चली, बड़ा दुख हुआ। भगवान झूठ ना बुलाए मगर तुम्हारी बहू की लंबी जुबान ही तुम्हारी लाचारी का कारण है। मैं तो कहती हूँ सब शगुनी मनहूस को घर से निकाल दो। मंदा की भड़काऊ बातों में आकर कविता अपनी बहू को घर से निकाल देती है। माँ जी मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, पता नहीं कैसी काली लंबी जीभ पाई है तूने, जब से आई है मेरे घर की खुशियाँ खा गई है। जा यहाँ से अपनी लंबी काली जीभ के साथ डूब मर। अपनी सास के ताने सुनकर जिया रोते हुए चलने लगती है, जहाँ उसे एक पेड़ के पास बदहाल प्यासा पुरोहित दिखता है। पानी पानी। जिया जल्दी से उस पुरोहित को पानी पिलाती है। शुक्रिया बेटी, तुमने मुझ प्यासे को पानी पिलाया, मगर तुम इतनी चिंता में क्यों हो? फिर जिया रोते हुए उस पुरोहित के आगे अपनी परेशानी रखती है। चिंता मत करो बेटी, आज से तुम्हारे सारे कलेश मिट जाएंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी लंबी जीभ तुम्हारी लाचारी का कारण नहीं बल्कि तुम्हारी खुशहाली और कुशलता का कारण बनेगी, और जब तुम इससे मदद मांगोगी तो ये तुम्हें सोना देगी। पुरोहित का शुक्रिया करके जिया वहाँ से घर आने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक कुबड़ी बुढ़िया दिखती है। मदद करो, मुझ कुबरी को कुछ खाने को दे दो, कई दिनों की भूखी हूँ। ए मेरी जादुई लंबी जीभ, मेरी मदद करो। इतना कहते ही जिया की जादुई जीभ एकदम लंबी होकर अपने अंदर से सोने के चमचमाते सिक्कों का ढेर लगा देती है। ये लो बूढ़ी अम्मा, ये सारे सोने के सिक्के आप रख लो। शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। कुबड़ी बुढ़िया की मदद के बाद जिया आगे आती है, जहाँ उसकी नजर एक कोढ़ी के रोगी पर जाती है, जिसके शरीर पर कोढ़ के फफूले फूटे हुए थे। अरे मदद करो, मुझ कोढ़ी के लिए अपनी काया खोलो। उस कोढ़ी के रोगी को देखकर जिया से रहा नहीं गया और वो उसके पास आई।
अरे दूर रहो, वरना मेरे कोढ़ का रोग तुम्हें भी लग जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे अपनी जादुई लंबी जीभ को आजमाना चाहिए, क्या पता ये ठीक हो जाए। ऐ मेरी जादुई लंबी जीभ, मेरी मदद करो। इतने के साथ जिया की जादुई लंबी जीभ बाहर आकर एक सुनहरी रोशनी से भर जाती है। उसकी शक्ति किरण कोड़ी पर पड़ती है तो वो ठीक हो जाता है और फूट फूट कर रोते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया बहन, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, वरना हर इंसान मुझसे घिन करता था। मैं तकलीफों में छटपटाता था मगर कोई मुझे नहीं छूता था, मगर तुमने ठीक कर दिया। फिर कुछ आगे आने पर उसे एक लावारिस लाश दिखती है। सचमुच ये दुनिया दांव की यार है, लगता है इसका कोई नहीं। मुझे इसका अंतिम संस्कार करना होगा। फिर जिया अपनी जादुई लंबी जीभ से मदद मांगकर उस लावारिस लाश का अंतिम संस्कार करती है। तभी वो पुरोहित वहां प्रकट होता है। बेटी, तुमने जिंदगी की सार्थकता को समझ लिया है। ये संसार कलेश से भरा हुआ है, मगर तुमने अपनी जादुई लंबी जीभ का सदुपयोग किया। जाओ, इसलिए ये जादू तुम्हारे अंत के दिनों तक तुम्हारे साथ रहेगा। आखिर में जिया अपने ससुराल आती है और अपनी सास को अपनी जादुई लंबी जीभ के बारे में बताती है। क्या सचमुच नई बहू तेरी लंबी जीभ जादुई हो गई है? हाँ माँ जी, ये सच है। ऐ मेरी जादुई लंबी जीभ, अपना कमाल दिखाओ। नई बहू के ऐसा बोलते ही उसकी जादुई लंबी जीभ से सोने के चमचमाते सिक्कों से उसके ससुराल के घर आंगन में ढेर लग जाता है और बहू आंसू भरी आंखों से बोलती है, माँ जी, इससे हम अनिल जी का कैंसर की बीमारी का इलाज करा लेंगे और एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। बस अब मुझे घर से मत निकालना। कभी नहीं निकालूंगी बहू, अपनी सास को माफ कर दे। मैं मंदा के भड़कावे में आकर अपना ही घर तोड़ने चली थी। ये कहकर सास अपनी बहू को गले से लगा लेती है और कविता अपनी नई बहू के साथ एक नए रिश्ते की नींव रखती है। आज जिया अपनी लंबी जीभ से लाचार लोगों की मदद करती है। अनिल अब कैंसर की बीमारी से ठीक हो चुका है और सास बहू की जिंदगी खुशियों भरी बीत रही है।